काफी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता हो। ये जो फ्लटर है, असल में ये गूगल का एक फ्रेमवर्क है। डार्ट लैंग्वेज में बेस है। डेस्कटॉप भी बनती है, मोबाइल, एंड्रॉइड, आईओएस, लिनक्स भी बनती है। तो ये उस दिन क्वेश्चन हुआ था क्लास में इससे related। तो सर मगर कुछ नहीं था आइडिया के डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन जाती है। तो वो ये कह रहे थे, कहते हैं कि नहीं, जावास्क्रिप्ट जो है वो सारा करती है सब प्लेटफॉर्म्स के लिए। ओके है, लेकिन फ्लटर पे नहीं होता ना। तो उस दिन बस हमें मौका नहीं मिला, हम बहुत पीछे बैठे हुए थे, हमारी आवाज नहीं जा रही थी। तो बस यही है। इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट का मेरा बिल्कुल जीरो नॉलेज है। तो बस वो सीखने के लिए मैंने कहा चलो ज्वाइन कर लेते हैं। बस सही हो गया। यही है अभी के लिए। चलें ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। अगर किसी का, किसी भाई या बहन का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ लें। अच्छा, तो कोई नहीं है, चले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमें ये लोग क्या सिखा रहे होंगे इस सेशन में, क्योंकि मुझे तकरीबन 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया मार्केट में ना। तो मैं आपको थोड़ा सा उस हवाले से जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर में। इसके 4 क्वार्टर्स हैं, ठीक है। बेसिक फर्स्ट क्वार्टर में ये टाइप स्क्रिप्ट करवा रहे हैं विद जावास्क्रिप्ट। और ओके, अच्छा, ये टाइप स्क्रिप्ट करवाएंगे और टाइप स्क्रिप्ट के बाद आई थिंक ये रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस पे लेके जाएंगे। नेक्स्ट जेएस फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। रिएक्ट जो है वो फ्रंट एंड है, रिएक्ट बेस्ड है नेक्स्ट जेएस, और इंस्पायर्ड है ये आई थिंक एंगुलर से। बट बैकएंड जो होगा हमारा, और वैसे जो हमारा एआई एप्लीकेशंस का बैकएंड होता है ये हमारा होता है पाइथन में। तो आई थिंक सेकंड क्वार्टर में जाके ये लोग, या थर्ड में पाइथन करवाएंगे और साथ में डीबीएस करवाएंगे। तो ये इस वैसे भी है। जी जी। सेकंड में करवा रहे हैं अभी वो नेक्स्ट जेएस करवा रहे हैं। हम्म। और थर्ड थर्ड वालों को पाइथन करवा रहे हैं। सही सही। सेकंड की मैंने एक क्लास ली थी, फर्स्ट वाली, तो ठीक उसमें है। नेक्स्ट जेएस ही था। ठीक है। तो हाँ जी, तो थर्ड में जाके पाइथन ठीक है। स्टार्ट करवा दें, शायद हमें सेकंड में करवा दें, हम्म। क्योंकि पहले वाला कुछ और था सिलेबस, अभी ऐसा ही। उन्होंने थोड़ा चेंज किया था। सही है। अच्छा, इसमें ये हाँ, जो तो मे अभी भी हमें सेकंड में करवा। ये जो अभी करवा रहे हैं ना, इसमें फर्स्ट ईयर ये एआई कराएंगे बेसिक, आपको ये एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट सिखाई जाएगी। उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन का आपके पास ऑप्शन होगा। आप मेडिकल के अंदर एआई की इंटीग्रेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट में इस तरीके से आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसमें एआई की इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद क्लाउड चेन है, जिसको ब्लॉक चेन जो आपने आजकल नाम सुने होंगे, बिटकॉइन और ये जो इथेरियम वगैरह है, इसका ना इसके अंदर एआई की इंटीग्रेशन, वो फिर 1 साल के बाद आपकी स्पेशलाइजेशन होगी। बट इनका जो स्पेशलाइजेशन कराने का जो तरीका है वो इस तरीके से है कि पहला साल तो इस तरीके से ये क्लासेस होंगी, सिखाया जाएगा। उसके बाद नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे आपसे, ठीक है, और साथ में आपकी स्पेशलाइजेशन होगी। मेरा एक फेलो है जो इस टाइम फिफ्थ क्वार्टर में है, वो वेब 3 ब्लॉकचेन का कर रहा है विद एआई। तो उससे जो मुझे पता चला है वो यही है कि पहले 4 क्वार्टर्स में ये आपको सिखाते हैं। उसके बाद फिर आपको, अब वो नेशनल लेवल की एक ऐप है हमारी, उसके ऊपर वो काम कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ दोस्तों का ये भी सवाल है कि जो लोग डिफरेंट फील्ड से आए हैं, फॉर एग्जांपल एक कोई साइकोलॉजी की फील्ड से आया है, कोई एजुकेशन की फील्ड से आया है, कोई मैथमेटिक्स की फील्ड से आया है, ठीक है, अब सीएस उसके लिए नया है, तो ये कोर्स जो है उसके लिए मुश्किल होने वाला है या आसान होने वाला है। मैं इस हवाले से आपको बताता चलूं कि इस कोर्स में हम लोग 2 लैंग्वेजेस सीखेंगे। वन इज जावास्क्रिप्ट एंड द अदर वन इज पाइथन। जावास्क्रिप्ट भी बहुत आसान है सीखना, और पाइथन भी बहुत आसान है सीखना। ठीक हो गया। अब वो लोग किस पेस पे जा रहे हैं, वो लोग बहुत स्लो पेस पे जा रहे हैं, और चीजें काफी समझा के, मैंने एक ही क्लास अटेंड की है इस सैटरडे वाली, तो उसमें उन्होंने बहुत स्लोली और बहुत स्टडीली चीजें सेटअप कराई हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। ठीक है।
तो ये लोग बहुत स्लोली जा रहे हैं। अब काफी सारे दोस्तों को इस लर्निंग कर्व उनके लिए बहुत ज्यादा होगा, उन्हें डिफिकल्टी होगी। तो उनके लिए ये है कि अ, मैंने, क्योंकि चैनल भी इसीलिए मैंने बनाया, मैं जब सैटरडे को गया था सेशन लेने, तो वहां पे मैंने जब देखा तो मुझे समझ आई कि यार यहाँ पे ना काफी लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट फील्ड से आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो मैंने चैनल बनाया ही इस मकसद के लिए कि उन लोगों को जो है वो हेल्प आउट कर किया जा सके, उन्हें मैं वहां पे गाइड कर सकूं। क्योंकि मेरा अपना, अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने बैचलर्स नहीं किया हुआ, मैंने एफएससी की हुई है प्री इंजीनियरिंग के साथ। उसके बाद मैंने एआसा किया हुआ है, एआसा B2 किया हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी को इसका नॉलेज हो, बेसिकली ये होता है एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की एक सर्टिफिकेशन है जो कि यूरोपियन एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी के थ्रू मिलती है, इंटरनेशनल एग्जाम पास करते हैं। तो मैं बेसिकली आप कह सकते हैं फ्लाइट इंजीनियर हूँ एयरक्राफ्ट का, ठीक है। बट मैं इस फील्ड में आया था बिकॉज इट इज माई पैशन। अच्छा, जावास्क्रिप्ट, अब जो मैंने एक प्लान जो अपने जहन में सोचा हुआ है, वो ये है कि हम पहले जावास्क्रिप्ट सीखेंगे एज अ ग्रुप। मैं यूट्यूब के ऊपर, आप कहते हैं तो लाइव सेशंस कर लूंगा, कहते हैं तो रिकॉर्डेड सेशंस कर लूंगा। उसमें आप में से कोई मेरे साथ वीडियोस रिकॉर्ड अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं है। आप रिकॉर्ड करके मेरे चैनल की एक्सेस आपको चाहिए, मैं आपको देता हूँ। आप डायरेक्टली आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हम एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। जैसे ये भाई हैं, आई थिंक अब्दुल कुद्दूस भाई हैं, सॉरी फैजान भाई हैं, फैजान भाई ये फ्लटर डेवलपर है, ठीक है। तो अब फ्लटर के ऊपर हम मोबाइल ऐप्स बनाते हैं, तो हम इनसे फ्लटर भी सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट हम इनसे एक नो हाउ ले सकते हैं, थोड़ा सीख सकते हैं। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट, अब यहाँ पे ये करवा रहे हैं रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट, और रिएक्ट के ऊपर बेस करता है जो नेक्स्ट जेएस है ना फ्रेमवर्क, वो। और ये इसमें यूज होती है टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है, जावास्क्रिप्ट ही है, बट टाइपस्क्रिप्ट में हम थोड़े से डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बहुत आसान तरीके से लिखते हैं और टाइपस्क्रिप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे हो जाता है लिखने का। बट टाइपस्क्रिप्ट यूज क्यों करते हैं वो सेशन में भाई ने बताया था, बिकॉज वो डेवलपर फ्रेंडली है। डेवलपर फ्रेंडली कैसे है कि जावास्क्रिप्ट की जो एप्लीकेशन होती है ना, वो टेस्टिंग के दौरान हमें एरर्स का नहीं इतना क्लियर आइडिया होता, वो रन टाइम पे पता चलता है। बट टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है, टाइप बाइंडिंग की भी होती है हमने हर जगह पे, तो जहाँ पे भी एरर आना होता है ना, वो कोड लिखते हुए हमारे पास पॉइंट आउट हो जाता है और हम उसे उसी टाइम पे रिजॉल्व कर लेते हैं। तो रन टाइम पे हमारा एरर नहीं होता, ठीक है। तो हम उस चैनल के ऊपर इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि पहले हम जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स सीखेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, उसके बाद जो लेट var और कॉन्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये, उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट की अरेज, फंक्शंस, इनको हम कैसे यूज करते हैं इनमें, इनको हम ब्राउजर के लिए अगर हमने लिखना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे। पहले हम जो करेंगे वो हम ब्राउजर के लिए करेंगे, उसके बाद हम फिर एक्सप्रेस बेस्ड थोड़ा सा बैकएंड लिख के हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि नोड लेवल के ऊपर ये चीजें कैसे हो रही, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आई थिंक हम लोग हफ्ते 2 हफ्ते में कवर कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग फिर मूव ऑन करेंगे रिएक्ट के ऊपर, ठीक है। तो रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट पर जब हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ हमें टाइपस्क्रिप्ट, पहले 2-3 सेशंस में ही हमें पता चल जाएगा कि टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट कहाँ पर डिफर करती है, क्या वो चीजें हैं जो जावास्क्रिप्ट में नहीं है और टाइपस्क्रिप्ट में है, वो हम हमें रिएक्ट की पहली 2-3 सेशंस में ही ना वो चीजें क्लियर। तो ये मेरे जहन में ये प्लान है कि हम इसको इस तरीके से लेके चलें ताकि वो सब लोग जो डिफरेंट फील्ड से आए हैं, जिन्हें प्रोग्रामिंग का नहीं पता, जिन्हें कोडिंग का नहीं पता, जिन्हें नहीं पता ये जावास्क्रिप्ट क्या है, इस कैसे काम करती है, जावास्क्रिप्ट का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इवेंट लूप का, वो भी जिन्हें नहीं पता, तो हम वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके चलें और उन लोगों को भी आसानी हो जो बिल्कुल नए हैं। तो इस हवाले से अगर आप लोगों के पास कोई आप लोग कुछ कहना चाहते हो, कोई राय देना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। इसमें कोई चीज ऐड अप करना चाहते हो तो प्लीज ऐड अप कर दें, कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन पूछ लें, कहीं पे मैं कोई चीज मिस कर गया हूँ और किसी के ध्यान में वो चीज हो तो काइंडली वो बता दें। अच्छा उवैस भाई, इसमें एक चीज़ हम उससे डिस्कस कर रहे थे ऐसे ही कि टाइप स्क्रिप्ट में हम जब कोड लिख रहे होते हैं तो हमने तो टाइप स्क्रिप्ट की
टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स बनाई, लेकिन एट द एंड हम उसको जब कमांड उसमें चला रहे होते हैं तो उस पे उससे जेएस की फाइल बन रही होती है। तो जब वो कोड जाई जेएस में रहा था, जावास्क्रिप्ट में जा रहा था, तो हम टाइपस्क्रिप्ट ही क्यों यूज कर रहे हैं उसके लिए? ओके, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आइडिया है तो इसका बिल्कुल आइडिया बता है, मैं दें। बता देता हूँ। ब्राउजर में भी जावास्क्रिप्ट की फाइल चलती है। फाइल रेंडर जो होती है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है। नोड जेएस जो हम बैकएंड पे यूज करते हैं, इसमें भी नोड जेएस जो फाइल अंडरस्टैंड करता है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, डॉट जेएस की। अब हम टाइपस्क्रिप्ट से जब हमने एट द एंड कन्वर्ट उसको जेएस में करना है जावास्क्रिप्ट में, तो फिर हम टाइपस्क्रिप्ट में ही क्यों लिख रहे हैं? तो हम जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, बट हम टाइपस्क्रिप्ट में इसलिए लिखते हैं कि जब हम जावास्क्रिप्ट में लिख रहे होंगे तो जो एरर हमारा एप्लीकेशन के रन करते हुए आएगा ना, वो एरर हमें कोड लिखते हुए आ जाए। अभी तो उन्होंने जो टाइपस्क्रिप्ट में हमें करके दिखाया है वहां पे, वो तो ऐसे है कि आपने एक टीएस की फाइल लिखी, उसके बाद आपने टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर रन किया, उस कंपाइलर ने उस फाइल को ट्रांसलेट किया। बट जब हम कोई एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो हम बार बार ये वाली कमांड नहीं लिखते। हमारे पास एक चीज होती है नोड मॉड, ठीक है। वो क्या करती है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जैसे ही हम कोई टाइप स्क्रिप्ट की या एचटीएमएल की या सीएसएस की फाइल को अपडेट करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली, हम जैसे उसे सेव करते हैं, वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर बैकएंड पे रन करता है, उसको ऑटोमेटिकली टीएस की फाइल को जेएस में कन्वर्ट करता है और हमें फ्रंट एंड पे दिखा देता है कि भाई ये कर दिया मैंने, ये देख लो ये सही हुआ ये। तो बेसिक मकसद टाइपस्क्रिप्ट में लिखने का यही है कि कोड लिखते हुए एरर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएं, कोड लिखते हुए जो मेमोरी लीकेज है वो हम हैंडल कर लें, कोड लिखते हुए जो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, ये टर्म्स आप में से कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होंगी, तो वो जो इवेंट्स हैं उन्हें हम हैंडल कर लें। ऐसा ना हो कि एक एसिंक्रोनस इवेंट हो उसे हमने सिंक्रोनस तरीके से हैंडल किया हो और जब वो ब्राउजर पे या जब वो नोड पे रन करे तो उस टाइम पे एरर आए। तो उस चीज से बचने के लिए हम टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं। और टाइपस्क्रिप्ट हमारे काफी सारे काम आसान कर देती है, काफी सारे काम ऐसे आसान कर देती है कि जावास्क्रिप्ट में हमें थोड़ा सा फाइल्स इंपोर्ट करने का डिफरेंट तरीका होता है। उसके बाद अब जैसे हम फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं, रिएक्ट है, नेक्स्ट है, क्योंकि मैं एंगुलर यूज करता हूँ, तो एंगुलर में हमारे पास एक चीज होती है जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं, हम सर्विसेज यूज करते हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं वो। अब वैसे ही होता है कि जेएस के अंदर अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपने कोई क्लास इंपोर्ट करानी है, तो आप न्यू का कंस्ट्रक्टर लगा के क्लास को इनिशियलाइज कराते हो हर जगह पे। बट एंगुलर हमें क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, टीएस की मदद लेते हुए, कि हमें ये काम नहीं करना पड़ता, हमें बार बार इनिशियलाइज करानी पड़ती, ठीक है। तो इस तरह के काफी सारे काम है, जब वो हम कर रहे होंगे तो हमें सामने आते जाएंगे कि हाँ यार यहाँ पे हमें ये टाइपस्क्रिप्ट हेल्प आउट कर रही है, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट हेल्प आउट कर रही है। बाकी एट द एंड ब्राउजर में भी जावास्क्रिप्ट की फाइल ही चलेगी और बैकएंड पे नोड जेएस में भी जावास्क्रिप्ट की फाइल ही चलेगी, बट टीएस जस्ट हमें कोड करने में आसान करता है। ठीक हो गया बस भाई, थैंक यू। ये अब्दुल कुदूस भाई का क्वेश्चन है कोई? हाँ, कुदूस पे आप सवाल पूछे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन पता करना था। जावास्क्रिप्ट में क्लोजर और लेक्सिकल स्कोप, इसका सही मुझे समझ नहीं आई, इसका सही डिफरेंस जो है वो बहुत कंफ्यूज कर रहा है मुझे। ठीक है, आपने कहाँ से पढ़ा ये? ये तो मैंने पढ़े जेमिनाई और W3 स्कूल, इधर ठीक है, से ही पढ़ा हूँ। ठीक है। क्लोजर्स बेसिकली, आपका पहले है जावास्क्रिप्ट का एक्सपीरियंस या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस? है, जी जी है। किसका? तकरीबन सारी ही की है, सी प्लस प्लस की है, सी की है, पाइथन भी की थी, जावास्क्रिप्ट भी अलग की हुई है। अच्छा, बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लोजर्स का, वो क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक फंक्शन के अंदर हैं तो उसका एक अपना क्लोजर बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो आप लेट के थ्रू जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वो उस क्लोजर के अंदर होते हैं, उसके बाहर नहीं होते। एक बेसिक सा इसका जो है ना अंडरस्टैंडिंग, वो यही है। जी जी, वो सारे इसी तरह ना, मतलब
इससे पहले हमें नेस्टेड आपकी एक मिनट, आपकी आवाज आने कट रही है, चाहिए। प्लीज आपकी आवाज कट रही है, दोबारा पूछें। मतलब मतलब क्लोजर से पहले ना हमें नेस्टेड फंक्शंस का इल्म होना चाहिए, मतलब वो किस तरह वर्क करते हैं। तो कौन लेकिन कौन से क्लोजर जब फंक्शंस समझ का? आता है तो नेस्टेड फंक्शन जो एक फंक्शन के अंदर हाँ दूसरा हाँ, फंक्शन सही है, होता है, ठीक है। तो यही ना। तो फिर वही ना इनर और आउटर फिर फंक्शन जो इनर जो फंक्शन होता है वो आउटर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। यस, आउटर फंक्शन इनर को नहीं एक्सेस कर सकता। तो इफ हाँ वही ना, लेट लेकिन जो यूज किया लेक्सिकल स्कोप, वही ना जो लेक्सिकल स्कोप है इसका समझ नहीं मुझे आ रहा। अच्छा, लेक्सिकल स्कोप बेसिकली आप जो बात कर रहे हो ना कि इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकता है, ये जी यही जी चीज है कि आप चाइल्ड स्कोप के अंदर आपको पेरेंट स्कोप अवेलेबल है, जी जी सर। ये सिर्फ इतना है। बाकी जो आप बात कर रहे हो ना कि इनर फंक्शंस की बात कर रहे हो आप, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अभी क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं तो हम लोग एरो फंक्शंस लिख रहे होते हैं, और एरो फंक्शंस हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं, उनके अंदर हमारे पास दिस का कीवर्ड अवेलेबल होता है। दिस का कीवर्ड यूज करते हुए हम बिल्कुल जो हमारा आउटर स्कोप है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। समझ रहे हैं बॉस? जी 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 भाई समझ रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं अभी आपको उस तरीके से ना समझा पाऊँ, बट आई थिंक कि जब हम कर रहे होंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये हायर ऑर्डर फंक्शंस का लफ्ज भी नया होगा। बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शन, हम जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं तो अगर वो एक नेक्स्ट फंक्शन को अपने पैरामीटर में एक्सेप्ट करता है एज अ पैरामीटर, तो दैट इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। तो ये ES6 के अंदर हमारे पास एरो फंक्शन आए, हमारे पास एसी का वेट है, हमारे पास इस तरह प्रोमिसेस हैं। एक चीज होती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, कॉल बैक हेल्थ था पहले, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास आया ट्राई कैच के अंदर अवेट यूज करके प्रोमिसेस के थ्रू। तो ये आई थिंक हमारा जब हम जेएस कर रहे होंगे तो फर्स्ट वीक के एंड में या सेकंड वीक के स्टार्ट में ये चीज कवर करेंगे। तो स्कोप के ऊपर हम अभी उस तरीके से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ना मैं समझा पाऊंगा ना आप समझ पाएंगे जब तक हम वो बेसिक चीजें नहीं कवर कर लेते। हाँ जी, बस भाई ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसकी। एग्जैक्टली, तो हाँ जी, जब भी प्रैक्टिस हम करेंगे तो हमें चीज़ें पता चलेगी कि हम किस तरह इसको सेट कर सकते हैं ना वेरिएबल्स को। ऐसा ही है। तो वो प्रैक्टिस सही है सारा कुछ, इसके अलावा तो नहीं हो सकता थियोरेटिकली हम कितना भी कर रहे हैं इसको। ठीक, तो उस टाइम पे इंशाल्लाह ये चीज भी हम कवर कर लेंगे। मजीद कोई सवाल है तो पूछ लें। है ना, आपको कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई सवाल नहीं है बॉस? ओके, किसी का कोई सवाल नहीं है तो भाइयों फिर ऐसे करते हैं और बहनों कि कल इंशाल्लाह रात 9:30 बजे से लेके हम कोशिश करेंगे 9:30 से 10:30 तक सेशंस करें डेली बेसिस पे। और ये जो हमारा जूम का सेशन हुआ ये भी मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और हम उसके अंदर फिर स्टार्ट ऐसे करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट कवर करते हैं हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। उसके बाद फिर हम जी भाई, जी भाई वो यूट्यूब के ऊपर लाइव सेशन होगा, उसमें कोई क्वेश्चन आपको उस टाइम पे आता है तो आप वहाँ पे कमेंट में कर दो या आप व्हाट्सएप पे कर दो, जैसे आपका दिल करे आप क्वेश्चन कर लो। और अगर कोई भाई हैं जो मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ होस्ट तो मोस्ट वेलकम। मैं चैनल की एक्सेस आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। मैं ओपीएस के थ्रू आता हूँ लाइव, ओपीएस में आपकी स्ट्रीम ऐड कर लूंगा अगर कोई आना चाहते हैं मेरे साथ जावास्क्रिप्ट के हवाले से।
कल इंशाल्लाह 9:30 बजे हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट से। आई थिंक ये मीटिंग अभी एंड करते हैं। बेसिक्स के बारे में भी बता दें। अच्छा, बेसिक्स के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स में आपको क्या बताऊं? अभी यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे बता सकता हूँ करते हुए। तो वो हम जो बिगनर्स हैं उनको क्या क्या करना चाहिए। हाँ, तो बिगनर्स आपको क्या करना चाहिए? तो बिगनर्स हैं भाई, हमें ये करना चाहिए कि अ, आपके साथ एक यूट्यूब के चैनल का लिंक शेयर कर देता हूँ। कुछ वीडियोस हैं, वो बंदा बहुत अच्छे तरीके से समझाता है, उसकी वीडियोस भी देखते हैं। तो मैं भी जो कुछ करवा रहा हूँ सेम ही चीज़ें मैं भी कवर करा रहा हूँ। प्लेलिस्ट है 10 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट के नाम से, जिसमें बेसिकली जो पहली 11 वीडियोस हैं वो अगर आप देख लेते हैं तो आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स, मोस्ट ऑफ द बेसिक्स आप लोगों की वो कवर हो जाएगी। तो मैं भी शेयर कर देता हूँ। ग्रुप में भी शेयर कर दिया है मैंने, और यहाँ स्काइप की चैट में भी शेयर कर दिया है। तो लिंक अवेलेबल है। इस बंदे का नाम है ब्रैड स्किप। इसका यूट्यूब का चैनल है लर्न वेब कोड के नाम से। इसमें इसकी प्लेलिस्ट है द 10 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसमें इसने जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है। आप लोग इसको भी देख सकते हैं। और एक और चीज, प्रोग्रामिंग और ये जो है ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। प्रोग्रामिंग जस्ट आपके पास, आप सोचें अपने ध्यान में कि आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम से निकलने का जो आप प्लान बनाते हैं ना, दैट इज प्रोग्रामिंग सिंपली। बाकी वो हर, अब अगर आप सीएस की फील्ड में आगे प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें कुछ बेसिक्स डिफर करते हैं, ठीक है। इसमें जब अगर हम प्रोग्रामिंग या सीएस की फील्ड में जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में उसका सॉल्यूशन लिखने का थोड़ा मैथड डिफरेंट होगा, पाइथन में थोड़ा डिफरेंट होगा, सी में थोड़ा और डिफर करेगा, सी प्लस प्लस में और डिफर करेगा, सिर्फ इतना फर्क है। बाकी प्रोग्रामिंग इतना भी बड़ा इशू नहीं है। एचटीएमएल एंड सीएसएस करना जरूरी है पहले जावास्क्रिप्ट से। अच्छा, एचटीएमएल एंड सीएसएस करना बिल्कुल जरूरी है, बट एचटीएमएल और सीएसएस आपको कितना करना है? एचटीएमएल और सीएसएस आपको इतना करना है, एचटीएमएल आपको इतना करना है कि आपको एचटीएमएल टैग्स का पता हो, ठीक है। और सीएसएस आपको इतना करना है कि आपको पता हो कि मैंने अगर कोई स्टाइल, किसी कंपोनेंट को स्टाइल करना है तो मैं कैसे करूंगा या करूंगी उसको, उसका इनलाइन स्टाइल। और ये हम कल कैसा करता हूँ, मैं कल के सेशन में ये चीज़ थोड़ी सी कवर कराने की कोशिश करूंगा। जैसे बाकी क्योंकि हमारा जो सारा काम होगा वो जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर होगा, वो सारा होगा लॉजिक के ऊपर, ठीक है। एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एचटीएमएल सीएसएस आपको समझ आना चाहिए, बेसिक्स आने चाहिए कि हमें एक पेज बनाना है तो उस पेज के अंदर पैराग्राफ का टैग, हेडर का टैग, आपका बॉडी के टैग के अंदर क्या होता है, हेड के टैग के अंदर क्या होता है, मेटा लिंक्स क्या होते हैं, सॉरी पेज का जो मेटा होता है वो क्या होता है, स्टाइल शीट का बोर्ड कैसे कराते हैं, फाइल स्टाइल करो। अब्दुल कुतुब, आई थिंक आपका एक और सवाल है तो आपको सवाल पूछ। अच्छा भाई, एक सवाल मैंने पता करना था कि पहले मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था ना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। इससे पहले मैंने लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा सीख ली थी, लेकिन छोड़ देता था ना लैंग्वेजेस सीखकर।
तो पिछले 6 महीने से कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा शौक आ गया था, तो फिर लीड कोड करना शुरू की। लेकिन लीड कोड पर जब बहुत हार्ड प्रॉब्लम पर आ गया तो फिर एक दफ़ा ब्रेक लगी कि अब तो बहुत आगे आगे मैं जा रहा हूँ, हार्ड प्रॉब्लम्स आ रही। तो फिर उसके बाद छोड़ दिया, साथ ही आ गया PIAIC का बैच। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आपको 3 साल हो गए हैं, जी। तो जो मतलब लीड कोड पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आम जो मतलब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उन प्रोग्रामर्स में अब फर्क होता है बहुत ज़्यादा या नहीं इतना होता, ये मतलब बहुत सीखने अच्छा का? सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया और मैं इसको आंसर भी कर दूँ। पहले जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि लीड कोड क्या होता है। लीड कोड एक वेबसाइट है। लीड कोड एक वेबसाइट है जिसके आई थिंक हमारे पास आखिरी 10 मिनट बचते हैं, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। लीड कोड एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे हम जाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, उस पर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस का ना सोल्यूशन हमने प्रोग्राम कोड की शक्ल में लिखना होता है और वो हमें बताता है कि आपने कोड ठीक किया है या नहीं। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं कि वो प्रोग्रामर्स जो लीड कोड को प्रैक्टिस करते हैं और वो जो लीड कोड को प्रैक्टिस नहीं करते, रियल लाइफ जब वो डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं ये सॉफ्टवेयर हाउस में, तो क्या तो उनका कोई वो डिफर करता है? तो बिल्कुल उनका काम बहुत डिफर करता है। काम इस तरीके से डिफर करता है कि और लीड कोड के ऊपर भी अगर आप जा रहे हो ना और आपको बेसिक भी नहीं आता तो लीड कोड पे मत जाओ, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। इसकी वजह ये है कि लीड कोड पे जाने से पहले आपको एल्गोरिथम्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको बेसिक एल्गोरिथम का पता होना चाहिए, आपको उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पता होना चाहिए। उसके बाद आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके बेसिक्स, उसमें आपको अरेज यूज करना, अरेज को मैनिपुलेट करना, ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करना, हैश मैप्स को यूज करना, एटलीस्ट ये चीजें आनी चाहिए। उसके बाद आपको, जैसे अब मैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर ना काफी सीनियर लेवल के डेवलपर्स होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि हम अरे के ऊपर डॉट फॉर क्यों लगाते हैं और अरे को फॉर ऑफ करके जो हम उसको मैनिपुलेट करते हैं हम वो क्यों करते हैं। ठीक है, बेसिकली होते दोनों ही लूप्स हैं। अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहे होंगे बट ये दोनों लूप्स हैं, तकरीबन सेम ही काम करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। एक ही है कि एक एसिंक्रोनस है, दूसरा सिंक्रोनस है। ठीक है, एक में हमारे पास अवेट काम करता है, दूसरे में अवेट काम नहीं करता। अब ये बेसिक्स हैं। इस टाइप के आपको अगर डीप कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप उस टाइम तक लीड कोड पे मत जाएं। क्यों? क्योंकि आप लीड कोड पे चले जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व करना आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को तो शार्प कर देंगे, बट जो आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे, जो आपका कोडिंग स्टैंडर्ड है, उसको वो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लीड कोड पे जरूर जाएं, बट लीड कोड पे जाने से पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, उसके बाद आप लीड कोड पे गए, लीड कोड पे आप डेली नहीं भी करते तो हफ्ते में 3-4 प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको खुद फील होगा कि यार काफी ज्यादा चेंज आया मेरे अंदर। आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है, जो आपका लॉजिक बिल्डिंग है, वो बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है? और ये मेरे साथ खुद हुआ है कि मैं पहले नहीं करता था लीड कोड, और मैंने 1-2 इंटरव्यूज दिए और उन इंटरव्यूज में जब मैं टेक्निकल इंटरव्यू दे रहा था तो सॉल्यूशन में नहीं सही से कर पाया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। बट उसके बाद मैंने लीड कोड स्टार्ट किया और आई थिंक मैंने लीड कोड के टोटल 4 या 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे। ठीक है, जो बाकी लोगों ने सॉल्यूशंस दी थी उनको स्टडी किया, मल्टीपल सॉल्यूशंस को देखा, समझा, फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो उसके बाद जब मुझे याद है कि मेरा एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आपको 15 मिनट्स में एक क्वेश्चन देंगे और आपने वो सॉल्व करना है, और मैंने उन 15 मिनट्स में 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, और वही, एंड आई एम डैम श्योर कि अगर मैं लीड कोड के ऊपर वो चीज प्रैक्टिस ना करता, तो मेरी वो प्रैक्टिस ना होती, तो वो 15 मिनट में मेरे से एक सवाल भी बड़ी मुश्किल से सॉल्व होता था। बट लीड कोड ने मेरी एनालिटिकल थिंकिंग को पॉलिश किया, शार्पन किया, और उसकी वजह से मैं मल्टीपल सॉल्व कर सका उस टाइम फ्रेम में, जो टाइम फ्रेम एक सवाल था। तो बिल्कुल करें, बट बेसिक्स क्लियर करके। कोई और सवाल, कोई और क्यूरी? और एक और चीज, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस
वाला जो है ना, जब स्टार्टिंग में बंदा आता है उसको बिल्कुल ये होता है कि मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखूं, मल्टीपल फ्रेमवर्क सीखूं। तो एक सीएस की फील्ड में एक लैंग्वेज आपकी मेजर होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। और आपका पहला कंसर्न यही होना चाहिए कि उस लैंग्वेज को मास्टर करना है। फिर उस लैंग्वेज के किसी एक फ्रेमवर्क या किसी एक लाइब्रेरी को आपने मास्टर करना है। जैसे मैं अगर अपना कहूँ कि प्रोग्रामिंग में मेरा मेजर क्या है, तो मेरा मेजर है भाई एंगुलर, ठीक है, फ्रंट एंड पे एंगुलर मेरा मेजर है। उसको करने के बाद में नेस्ट भी कर किया है मैंने, मैंने डेटाबेसेस भी सीखी हैं, कर रहा हूँ, बट एंगुलर मेरा मेजर था। अब अगर मैं बात करूँ तो मेरा नेस्ट भी काफी इंप्रूव हो चुका है, ठीक है। अब मैं PI AIC का ये कोर्स में आऊँ, यहाँ पे अब रिएक्ट है और नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट जेएस है। तो रिएक्ट मैंने स्टार्टिंग में किया था, बट जब मैंने फील्ड ज्वाइन की थी, सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया था पहला, तो फिर मैंने छोड़ दिया था बाकी सब कुछ, मैंने सिर्फ एक इसके ऊपर आ गया था, मैं एंगुलर के। तो अब मैं अपने आप को इस काबिल समझ रहा हूँ कि हाँ यार, अब एंगुलर एक लेवल पे आ गया मेरा, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें एप्स बिल्डिंग, वो मुझे उसके ऊपर मुझे ग्रिप हो गई है। तो अब मैं आ रहा हूँ रिएक्ट की तरफ, ठीक है। रिएक्ट मैंने पहले तो किया हुआ, थोड़ा सा मुझे पॉलिश करना पड़ेगा हल्का फुल्का। और नेक्स्ट जो है वो एंगुलर से ही, एंगुलर से मिलता जुलता ही है और रिएक्ट बेस्ड है, तो रिएक्ट हो जाएगा। तो मुझे आई डोंट थिंक नेक्स्ट में ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो आपका एक बेसिक होना एक मेजर होना चाहिए, एक लैंग्वेज मेजर होनी चाहिए, एक फ्रेमवर्क या एक लाइब्रेरी आपकी मेजर होनी चाहिए। पहले आप उसको टाइम दें, बाकी चीजें छोड़ दें, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट भी सीख रहे होते हैं, एक्सप्रेस भी सीख रहे होंगे, रिएक्ट भी सीख रहे होंगे, और साथ में वो क्या करेंगे, वर्डप्रेस भी सीख रहे होंगे। तो आप ऐसा काम मत करें। अगर आपने वर्डप्रेस की तरफ जाना है तो वर्डप्रेस इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। उसमें आप PHP के अंदर फुल स्टैक प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो अगर जावास्क्रिप्ट में आ रहे हो तो फिर सिर्फ जावास्क्रिप्ट, बाकी छोड़ दो उस वक्त तक जब तक आप जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को मास्टर नहीं कर लेते। वो मास्टर करो, उसके बाद जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के अंदर कोई एक फ्रेमवर्क, चाहे वो फ्रंट एंड का हो चाहे बैक एंड का, या कोई एक लाइब्रेरी, इन दोनों में से कोई भी एक लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क, चाहे फ्रंट एंड का हो चाहे बैक एंड का, उसको मास्टर करो। जब मास्टर कर लो और समझो कि हाँ अब मैं एक सर्टेन लेवल मैंने अचीव कर लिया, अब मेरे सामने अगर इस फ्रेमवर्क या इस लाइब्रेरी का कोई, मुझे कोई ऐप बनानी पड़ती है, तो मैं ऑन में कर सकता हूँ। तो फिर आप किसी दूसरी लैंग्वेज या किसी दूसरे फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी की तरफ मूव करो। अदरवाइज तब तक मूव ना करो जब तक आपकी स्किल उसमें एक्सेल नहीं कर जाती। कोई और सवाल है हमारे पास? आई थिंक 3 एक मिनट। अच्छा, ये अब्दुल कुद्दूस भाई पूछ रहे थे ना लीड कोड का और सॉफ्ट ऑफिस में सिनेरियोज का सीन। तो सॉफ्ट ऑफिस में जो हार्ड सिनेरियोज होते हैं वो आपके तभी आते हैं जब आपका प्रोजेक्ट कोई बड़ा हो जिसमें से कम्प्लेक्स क्यूरीज हो ना। तो मोस्टली सॉफ्ट ऑफिस में ये वाला सीन नहीं होता कि आपको हार्ड वाले सॉल्यूशन ही आएंगे, जो हार्ड वाली प्रॉब्लम्स होंगी कोई सॉल्व करनी पड़ेगी। मोस्टली सीन ऐसा नहीं होता। ऐसा ही है। तो हाँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको हार्ड मिलती हैं, क्यूरीज कोई ऐसी आ जाती है कम्प्लेक्स जिसमें आपको सर खपाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हमारे थिंक सो पास कि ये ऐसा ही है। फैजान भाई जी जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे पास जो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे बड़ी एप्लीकेशंस के ऊपर काम जो है वो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज में हो रहा है, बट मेजोरिटी छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज की है, जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा पहला सॉफ्टवेयर हाउस ही मेजर सॉफ्टवेयर हाउस था, और वहाँ पे हमारे पास एक एक प्रोजेक्ट पे हमें साल साल 1.5 1.5 साल हमें लगा उसकी डेवलपमेंट। तो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस में अगर आप नेशनल लेवल के उस पर काम करना चाह रहे हो, अपनी स्किल को उस लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो, तो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस में आना पड़ेगा। और बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस में आपको फिर जो है ना वो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और डेली बेसिस पे आते हैं।
और वहां पे जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो तो टाइम कम होता है, काम ज्यादा होता है, और लॉजिक डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो वहां पे लीड कोड बहुत हेल्प करता है, बट छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस में इतना इशू नहीं होता, वहां पे चल जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आई थिंक लेस देन मिनट रह गए, तो वाइंड अप करते हैं चीज़ों को। ठीक है, फिर इंशाल्लाह भाइयों हाँ कल जी। इंशाल्लाह 9:30 बजे। किसी को अगर टाइम से कोई इशू है तो बता दें, हम टाइम उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। बट मेरे ख्याल में 9:30 बजे रात को तरावियां वगैरह पढ़ के नमाज पढ़ के बंदा आ जाता है free होके। तो 9:30 से 10:30 11 11 बजे अगर मतलब सो भी जाए तो थोड़ी नींद पूरी हो जाती है, फिर सारी के बाद सो जाता है। तो आई थिंक ये टाइम ठीक है।